नमस्ते। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रिज्म क्या होता है इसके बारे में बता दिया है। तो आज हम प्रिज्म के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। लिखिए, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, इसे रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, इज 60 डिग्री and its refractive index is 3/2. Refractive index is 3/2. Find angle of incidence, angle of incidence corresponding to minimum deviation, corresponding to minimum deviation. और सराउंडिंग मीडियम एयर एज्यूम करना है आपको। तो क्वेश्चन ये है कि आपको रिफ्रैक्टिंग एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री दिया है, मींस ए 60 डिग्री, मिनिमम डेविएशन कंडीशन की बात कर रहा है। ठीक है, इट इज टॉकिंग अबाउट डेल्टा मिन कंडीशन। और डेल्टा मिन में क्या रहता है कि आपका आई और ई इक्वल रहता है। यस, सो ये आपका आई है और ये ई है, यहाँ R1 और ये R2। तो डेल्टा मिन कंडीशन I इक्वल टू ई होती है, पर इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। और दूसरी होती है R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू A/2। मेरे से I ही पूछा इसने, तो अगर मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल दूं और उसके बाद स्नेल्स लॉ लगा दूं तो मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस निकल के आ जाएगा। लेट्स ट्राई। तो मेरे पास R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 30 डिग्री आ गया, 60/2। अब मैं कंडीशन लिख लेता हूँ, स्नेल्स लॉ एट दिस पॉइंट। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 साइन I इज इक्वल टू 3/2 साइन R1। सो साइन I you want is equal to 3/2 R1 रूट ऑफ, सॉरी, साइन ऑफ 30 डिग्री कितना आएगा, 1/2। तो ये I आ गया आपके पास साइन इनवर्स 3/4। ठीक है, तो यही हमें फाइंड करना था, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब अगर पूछता है कि डेल्टा मिन की वैल्यू भी बताओ, तो हम डेल्टा मिन भी बता सकते हैं, ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स 3/4। ठीक है, 2I माइनस A 60 डिग्रीज। ऑलराइट, नाउ डिपेंड्स कि आंसर आपको डिग्रीज में करना है, रेडियन में करना है, अकॉर्डिंगली आप आंसर भी कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड डेविएशन caused by a prism, deviation caused by a prism having refracting angle 4 degree, given refractive index is equal to 3/2 and surrounding refractive index is 1.3, सराउंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.3। तो आपको बताना है कि डेविएशन कितना होगा इस प्रिज्म के द्वारा। वेल, तो अगर आप यहां पे देखें तो एंगल ऑफ प्रिज्म आपको कितना दिया हुआ है, एंगल ऑफ प्रिज्म यू आर गिवन इज 4 डिग्रीज। यस, तो 4 डिग्री मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एंगल ऑफ प्रिज्म लेस देन 10 डिग्रीज दिया हुआ है तो आप थिन प्रिज्म एज्यूम करिए। ठीक है, तो और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी इसने नहीं दे रखा है, सो वील यूज दिस फॉर्मूला। थिन प्रिज्म का जो डेविएशन होता है इट इज एन रिलेटिव माइनस 1 इंटू ए। एन रिलेटिव होता है एन ऑफ प्रिज्म विच इज 3/2, एन ऑफ सराउंडिंग आई गेव यू 1/3 माइनस 1 इंटू ए। और ए कितना दिया है मुझे, 4 डिग्री। तो मैं डिग्री में पुट करूंगा तो मेरा आंसर डिग्री में आएगा। बट हाँ, इससे पुराने वाले क्वेश्चन में बस ये ध्यान रख लेना कि अगर आप साइन इनवर्स 3/4 रेडियन में ला रहे हैं तो फिर यहाँ आपको 60 डिग्री भी रेडियन में लिखना है। टेक केयर ऑफ दैट। सो तो ये आ जाएगा मेरे पास 15 डिवाइडेड बाई 13 माइनस 1 इंटू 4 डिग्रीज। तो कुल मिला के ये आ जाएगा मेरे पास 2 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 4, सो 8 डिवाइडेड बाई 13 डिग्रीज। सो दिस इज द डेविएशन। ओके, वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, for a prism
Angle of prism is 60 degree. Angle of prism is given as 60 degree. Refractive index आपको दिया हुआ है रूट ऑफ 7/3, स्क्वायर रूट ऑफ 7/3. Surrounding is air. Question है find minimum angle of incidence so that light ray can emerge out of the second refracting surface. तो ये भी रिफ्रैक्शन का केस है, और हमें क्या ध्यान देना होगा रिफ्रैक्शन में कि जब रिफ्रैक्शन डेंसर से रेयरर में हो रहा है तो हो सकता है कि रे बाहर ना आए. तो लेट अस कंसीडर दिस क्वेश्चन. हियर आई एम गिवन विथ दिस एंगल 60 degrees. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिटन ओवर हियर, इट इज ग्रेटर देन 1, है ना, और बाहर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बाहर एयर है, तो हमारा जो प्रिज्म है वो डेंसर है, आप देख पा रहे हैं. क्वेश्चन की डिमांड ये है कि आप वो मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करिए. ठीक है, आई की मिनिमम वैल्यू बता दीजिए जिससे कि रे बाहर निकल सके. मतलब उससे छोटा आई अगर मैंने रख दिया तो फिर रे सेकेंड सरफेस से बाहर नहीं आए. ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. ये मेरे पास R1 है, ये मेरे पास R2 है. ठीक है, मान लेते हैं कि अच्छा आई की वैल्यू मिनिमम एग्जिस्ट क्यों करा रहे हैं अपन. देखो आई जितना छोटा रखोगे R1 उतना छोटा होगा, और R1 जितना छोटा होगा R2 उतना बड़ा होगा, क्योंकि R1 और R2 का जो समेशन है वो A है. तो R1 जितना छोटा रखोगे R2 उतना बड़ा होगा. और यहाँ का कुछ क्रिटिकल एंगल है, रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर एट दिस पॉइंट. यस, तो यहाँ का जो क्रिटिकल एंगल है वो आप पहले ही निकाल के रख लिए. साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इट इज NR/ND. सो NR तो यहाँ पे 1 है एंड इट इज रूट ऑफ 7/3. तो इस हिसाब से आपको साइन ऑफ C IC की जो वैल्यू है वो कितनी मिल जाती है. यू हैव root of 3/7. So this you already have with yourself. तो when R2 will become greater than this IC, यहाँ पे क्या होने लगेगा, TIR. ओके, ऑल राइट. अब अगर मुझे यहाँ पे TIR कराना है तो मैं क्या लिखूंगा. अगर मुझे TIR कराना है तो मैं लिखूंगा कि R2 ग्रेटर देन IC हो जाए. पर TIR नहीं कराना है तो मैं लिखूंगा कि R2 IC से क्या रहे, छोटा रहे. तो मैं तो चाहता हूं कि रे बाहर आए. वी आर सॉल्विंग फॉर दैट. सो आई विल राइट R2 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू IC. यस, नाउ मेक इट इक्वेशन 1. नाउ R2 को आप लिख क्या सकते हो, R2 को आप लिख सकते हो A माइनस R1. यस और नो. अब यहां से आपको कंडीशन क्या मिल जाती है कि आपका जो A माइनस R1 क्या हो जाए, लेस देन इक्वल टू IC आ जाए. ठीक है, अच्छी बात. तो यहां से आपको मिल जाता है कि जो R1 है आपका वो ग्रेटर देन A माइनस IC आ जाए. ठीक है, अब आप दोनों साइड साइन लगा दीजिए. सो यूल हैव साइन ऑफ R1 ग्रेटर देन साइन ऑफ A माइनस IC. अब आप क्या लिखोगे कंडीशन, अब आप लिखोगे Snell's law at first refraction because you want to relate with I. तो Snell's law at first refraction. रे कहां से कहां जा रही है, एयर टू प्रिज्म जा रही है. तो आप लिखेंगे 1 sin I is equal to root of 7/3 sin R. So at the place of sin R you can write root of 3/7 sin I. Okay, put कर दीजिए. So put this value in this expression here, sin of R1. So what we get, जब मैं इधर पुट कर दूंगा तो मुझे मिलेगा रूट ऑफ 3/7 साइन ऑफ I मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन ऑफ A माइनस
आईसी, मुझे ए भी पता है, आईसी भी पता है। अच्छा रहेगा कि हम इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर लें, क्योंकि आईसी की वैल्यू साइन इनवर्स के टर्म्स में हमें दिख रही है, तो एक्सपेंड करेंगे तो डायरेक्ट साइन आईसी लिख पाएंगे। तो वेल, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सॉल्व। तो आपको मिल जा रहा है साइन आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, साइन ए कॉस आई सी माइनस कॉस ए साइन आई सी, यही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वैल्यूज वगैरह पुट कर लेते हैं अपन। सो साइन आई ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ऑफ 7/3, ओके, into sine of A is given to me as 60 degrees. Cos IC मुझे निकालना पड़ेगा, so if I know sin IC, I can find cos IC. Check, ये मेरे पास रूट ऑफ 3 है, ये मेरे पास रूट ऑफ 7 है, तो ये 2 हो जाएगा, कैन फाइंड आउट। सो cos IC मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई रूट 7 माइनस कॉस ए, और ये तो है ही अपने पास रूट ऑफ 3/7। Solve it further, so we will get sin I greater than or equal to root of 7/3. Sin 60 is root 3/2, so I'll get root of 3/7 minus cos 60 is 1/2, 1/2 root of 3/7, so I'll get 1/2 root of 3/7 only. So sin I will be greater than or equal to root of 7/3 into 1/2 root of 3/7. This cancels out, so I am getting sin of I greater than or equal to 1/2. अब मेरा I तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। अब टेक्स्ट में जो आप एंगल पढ़ रहे हैं, इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन, दे आर, इट कैन बी फ्रॉम 0 to 90 डिग्री ओनली, तो आपका यहाँ पे वैल्यू आ जाता है कि I मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 डिग्रीज। अब मैंने आपसे पूछा था I की कौन सी वैल्यू, मिनिमम, सो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 30 डिग्रीज। सो एटलीस्ट I को 30 डिग्री तो होना ही चाहिए, तभी ये रे बाहर आ सकती है। अगर मैंने I को 30 डिग्री से भी छोटा रख दिया तो फिर मेरा जो R2 है वो IC से बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होने लगेगा, TIR। क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता था, यस, कि I की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए यहाँ पे क्या हो जाए, TIR। तो अपन जस्ट इनइक्वालिटी को क्या कर देते, रिवर्स, दैट्स इट, ओके, वेल। अब एक स्टेटमेंट पूछा जा सकता है आपसे, इसे हम प्रूफ कर लेते हैं। सो लिख लीजिए उस स्टेटमेंट को, आप लिखिए, इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज ग्रेटर देन, if angle of prism is greater than twice of critical angle, means capital A greater than 2IC, greater than 2IC, where IC stands for critical angle, then prove that no ray emerges out from secant surface, no ray emerges out from secant surface। ठीक है, और IC किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी प्रिज्म एंड सराउंडिंग हियर। तो डेफिनेटली सराउंडिंग रेयरर होनी चाहिए इस केस के लिए, और प्रिज्म को डेंसर होना चाहिए। सो लेट अस प्रूव दैट। तो मैं प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि इफ A is greater than 2IC, then no ray emerges out from secant surface. This is what we have to prove, और इसे आप ध्यान भी रखेंगे आगे के लिए, पर फिलहाल हम प्रूफ कर लेते हैं इसे। तो एंगल ऑफ प्रिज्म, here this is angle of incidence, angle of emergence, R1 R2। आपका बोल रहा है कि कोई रे बाहर नहीं आनी चाहिए, यस, दोनों तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। हम इस कंडीशन को करेक्ट मान के ये दिखा दे, या फिर हम ये मान लें कि कोई रे बाहर नहीं आ रही है, तो ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है। ये बोथ वेज ट्रू है, ठीक है। तो चलो पहले अपन यही मान लेते हैं कि अपने को पता है A इज ग्रेटर देन 2IC, ओके। A किस किस के इक्वल है,
ए होता है R1 प्लस R2 के इक्वल, तो R2 को लिख सकते हैं अपन A माइनस R1. Yes, so R2 can be written as 2IC minus R1 in this case because A is equal to 2IC. Well done. Now let us find out R2 min. R2 min, it will be equal to 2IC minus R1 max. अब मैं क्यों फाइंड कर रहा हूं R2 min? क्योंकि अगर मिनिमम एंगल पे जो भी रे आ रही होगी, आप कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पिक कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपका R1 डिसाइड हो जाएगा, A फिक्स है, R2 डिसाइड हो जाएगा. सो इफ फॉर द मिनिमम R2 देयर इज TIR, देन हर एंगल के लिए वहां पे क्या हो रहा होगा, TIR. इसीलिए मैं क्या फाइंड करना चाह रहा हूं, R2 min. तो बेसिकली मुझे प्रूफ क्या करना है, आई नीड टू प्रूफ दिस कि R2 min ये भी किससे बड़ा आ रहा है, IC से. यानी R2 की मिनिमम वैल्यू भी IC से बड़ी आ रही है, तो फिर यहां से कोई रे बाहर नहीं आएगी. सिंपल, ठीक है. और R1 किस पे डिपेंड करेगा, R1 डिपेंड करेगा I पे. ये मैं आपको सिखा चुका हूं कि जब रे रेयरर से डेंसर में आ रही होती है, तो डेंसर मीडियम में उसका मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो सकता है. यू कैन से हियर R1 मैक्स वो कितना हो सकता है, IC, बिकॉज I मैक्स कितना हो सकता है, 90. तो जब यहां की रे 90 डिग्री पे इंसिडेंट कर रही होगी, तो अंदर की जो लाइट है वो कितने एंगल पे रिफ्रैक्ट हो रही होगी, IC पे. दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R1. सो व्हाट यू गेट, द वैल्यू ऑफ R2 min, you get value of R2 min is equal to 2IC minus 2IC माइनस IC. अच्छा, अब एक और चीज समझ लीजिए, अगर अपन इनइक्वालिटी के साथ हैंडल करना चाह रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे A को क्या पुट कर दिया था, I used A as this 2IC, पर मेरा जो A है वो 2IC से बड़ा है, तो उस हिसाब से मेरा जो R2 है वो किससे बड़ा हो जाएगा, 2IC माइनस R1 से. तो R2 की जो मिनिमम वैल्यू है वो किससे बड़ी हो जाएगी, 2IC माइनस R1 मैक्स से. सो इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट. सो इट विल बी 2IC माइनस R1 की मैक्सिमम वैल्यू IC. तो आपकी जो R2 की मिनिमम वैल्यू आ जा रही है मेरे पास यहाँ पे, इज ग्रेटर देन IC. यही तो मुझे प्रूफ करना था कि फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ I देयर विल बी TIR एट दिस फेस इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स क्रिटिकल एंगल फॉर दिस पेयर. ओके, चलिए एक और प्रूफ करते हैं अपन. लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ angle of prism is less than or equal to critical angle, angle of prism is less than or equal to critical angle, then prove that for any angle of incidence light will come out from second refracting surface, means there will be no TIR. So it's the second question here need to prove. So इसमें क्या है, if A is less than or equal to IC, तो मुझे प्रूफ करना है कि for any given angle of incidence there will be no TIR, light will come out. तो मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि जो R2 की मैक्सिमम वैल्यू है वो भी क्रिटिकल एंगल से छोटी है. दिस इज व्हाट आई नीड टू प्रूव. यस, सो क्या करूंगा मैं उसके लिए, R2 की मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा, बिल्कुल यही स्टेप्स है. आप लिखोगे A किसके इक्वल होता है, R1 प्लस R2 के. तो आप R2 कैसे फाइंड करोगे, A माइनस R1 से. अब R2 कैसे आएगा आपके पास, यहाँ पे R2 विल बी इक्वल टू A आपका क्या है, लेस देन और इक्वल टू IC है. सो R2 विल बिकम लेस देन और इक्वल टू IC माइनस R1. और अब मैं चाहता हूं R2 की मैक्सिमम वैल्यू, और वो मुझे कब मिलेगी, जब मैं R1 की वैल्यू को क्या रखूंगा, मिनिमम, R1 min. अब R1 की वैल्यू मिनिमम कितनी आ सकती है, 0 डिग्री, है ना. उस लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि मिनिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ सकता है. नाउ
R1 min इट कैन बी 0 डिग्री, और ये कब आएगा? जब आपका I जो है वो 0 डिग्री आए। तो इस तरीके से मेरा जो R2 मैक्स है आप देख पा रहे हैं वो किससे छोटा आ जाता है? IC से। कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रहे है ना, तो भी वहां क्या नहीं होने वाला? TIR। बहुत सिंपल है, वापस से आप समझ लो कि जब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री रखा, मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 डिग्री आ गया, तब मेरा जो R2 है वो मैक्सिमम बनेगा, है ना। और वो R2 किसके इक्वल आ गया होगा? A के इक्वल, क्योंकि R1 0 है और A भी किससे छोटा है? IC से छोटा है, तो वहां TIR नहीं हो रहा है। अब मैंने अगर I को कुछ नॉन जीरो वैल्यू दे दिया तो R1 की भी कुछ नॉन जीरो वैल्यू आएगी, तो फिर जो R2 है वो A से छोटा आएगा, और जब A ही IC से छोटा है तो R2 तो IC से छोटा हो ही जाएगा। थोड़ा बहुत सोच पा रहे हैं? ओके, ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू कैन। तो अपन कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि अगर किसी प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म मोर देन डबल ऑफ क्रिटिकल एंगल है, तो फिर किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए रे बाहर नहीं आ पाएगी सेकेंड सरफेस से। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म लेस देन क्रिटिकल एंगल है, तो फिर किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए लाइट TIR नहीं करेगी, मतलब हर लाइट सेकेंड सरफेस से बाहर आ जाएगी। नाउ इन बिटवीन when A lies between IC and 2IC, there will be certain angles of incidence जिनके लिए TIR होगा and certain angles of incidence जिनके लिए TIR नहीं होगा। So let's write the conclusion. Write a note. If A is greater than 2IC, no ray emerges out from second surface of the prism. No ray emerges out from second surface of the prism. Second point, if capital A is less than IC or equal to IC, then all rays ब्रैकेट में लिख सकते हैं for any value of angle of incidence emerges out from second surface of prism. थर्ड लिख सकते हैं, if A is between IC and 2IC, then for some values of angle of incidence there will be TIR, and for some values light will come out from second surface. ऑलराइट, एक ग्राफिकल क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। मान लीजिए डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्राफ आपको दिया हुआ है, ठीक है। डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्राफ आपको दिया हुआ है यहां पे। Here this is the graph we are given with. ये आपका 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, ठीक है। फाइंड एंगल ऑफ प्रिज्म, फाइंड एंगल ऑफ प्रिज्म। कर सकते हैं सॉल्व? यस वी कैन। बस हमें इतना आइडिया होना चाहिए कि डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो कितना होता है? I प्लस E माइनस A। और एक गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, या फिर ऐसा सोचो उल्टा, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ डेविएशन के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस एग्जिस्ट करता है, एक I होता है और दूसरा E होता है। तो अगर मैंने इसे I मान लिया तो फिर E बन जाएगा, और अदरवाइज तो फिर मेरे पास, और इस समय डेल्टा कितना दिया है? 30 डिग्री। तो क्या निकल के आएगा? 30 प्लस 60 माइनस A। तो अपने पास जो A है वो कितना में निकल के आ जाएगा? 60 डिग्री। तो ये जो ग्राफ प्लॉट किया गया है वो कितने एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए प्लॉट किया गया है? 60 डिग्रीज। ओके, सो यू कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस। ऑलराइट, चलिए अभी बात करते हैं अपन डिस्पर्शन ऑफ लाइट की। हेडिंग बना लीजिए, डिस्पर्शन ऑफ लाइट।
डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है? ये सिंपल है. व्हेन ए पॉलीक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट्स ऑन बाउंड्री ऑफ टू मीडियम्स, then it divides into its components or into its different wavelengths, and this phenomena is called dispersion. तो जब भी पॉलीक्रोमेटिक लाइट का रिफ्रैक्शन होगा तो वहां पे कौन सा फिनोमेना होता है? डिस्पर्शन. लिख लीजिए. द angular splitting of a ray of polychromatic light, ब्रैकेट में लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल white light into its constituent colors or constituents wavelengths is called dispersion. And it happens when polychromatic light goes from one medium to another medium. ओके, ऑलराइट. मतलब क्या है कि सपोज ये मान लीजिए आप रेयरर है और ये डेंसर है. ठीक है, दिस इज द बाउंड्री. और यहां पे कोई पॉलीक्रोमेटिक बीम इंसिडेंट होती है. दिस इज से फॉर एग्जांपल हम अपने केस में ले लेते हैं व्हाइट लाइट. किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आती है वो. तो जैसे ही मीडियम चेंज करेगा ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स में डिवाइड हो जाएगी. देखिए, तो व्हाट हैपेंस, समथिंग लाइक दिस हैपेंस. ये मैंने एक्सट्रीम कलर्स दिखाए हैं. दिस इज रेड, ठीक है, एंड दिस इज वायलेट. आपको सातों कलर तो पता ही होंगे, नेमली VIBGYOR. नीचे की तरफ लैम्डा इनका क्या हो रहा होता है? इंक्रीज. वेवलेंथ इंक्रीज हो रही होती है. ठीक है. अब ये फिनोमेना क्यों हुआ? आप देख पा रहे हैं अलग अलग कलर्स का जो बेंडिंग है वो अलग अलग हुआ. देखिए, दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ द रे and you can check the deviation which these rays have suffered. This is the deviation of red, this is deviation of violet, and this is deviation of green. ओके. और ये जो एंगुलर स्प्लिटिंग हुई है, दिस एंगुलर स्प्लिटिंग एंगल बिटवीन दीज एक्सट्रीम कलर्स, दिस इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्पर्शन. आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय थीटा. ठीक है. सो ये जो थीटा है उसे ही क्या बोलते हैं अपन? एंगुलर डिस्पर्शन और डिस्पर्शन. और ये थीटा किसके इक्वल आएगा? आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में. आप लिख पाएंगे यहाँ पे डेविएशन ऑफ violet color minus deviation of red color. और एक और टर्म हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, इट्स कॉल्ड द मीन डेविएशन. मींस डेविएशन ऑफ व्हाइट लाइट. मीन डेविएशन, ठीक है, डेल्टा एम. और ये डेल्टा एम आप डेल्टा वाई के इक्वल कंसीडर, हम येलो कलर का कंसीडर करते हैं. भले ग्रीन कलर आप देखेंगे तो बीच में आ रहा है, 3 ऊपर है 3 नीचे है, बट डेविएशन में येलो फिट बैठता है. मींस येलो का डेविएशन लिखा जा सकता है
इफ नॉट गिवन, ठीक है, इफ डेल्टा वाई इज नॉट गिवन, then you can consider कि delta of yellow is almost equal to red plus violet by 2, almost बीच में आता है। अब ये तो ठीक है, मैथमेटिक्स आपको समझ में आ रही है, आपको ये फॉर्मूलेज याद भी रखने हैं कि एंगुलर dispersion is this angular splitting which is delta v minus delta r, mean deviation is deviation in the yellow color, okay, not green, so delta y if not given then you can consider this delta r plus delta v by 2. Now the question comes कि dispersion होता क्यों है, why it splitted into different wavelengths, ठीक है। तो ये dispersion क्यों होता है उसका explanation है कि अलग अलग मीडियम अलग अलग वेवलेंथ्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट रखते हैं, मतलब वो जो पोजीशन ऑफर कर रहे होते हैं लाइट को वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो एक मैथमेटिकल रिलेशन है, इट्स कॉल्ड द कॉचीज रिलेशन, विच टेल्स दैट कि वेवलेंथ किसी भी रेडिएशन की जितनी ज्यादा रहेगी वो किसी पर्टिकुलर मीडियम में उतना कम रेजिस्टेंस उसे मिलेगा। तो कॉज ऑफ डिस्पर्शन की बात कर रहे हैं अपन, कॉज ऑफ डिस्पर्शन। तो कॉज ऑफ डिस्पर्शन मैथमेटिकली अपन समझ सकते हैं फ्रॉम दिस कॉचीज रिलेशन, and it simply it's a infinite series, basically it is equal to a plus b by lambda plus c by lambda square and so on so on so on। तो बेसिकली हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो n है, n is inversely proportional to lambda। मीन्स जितना ज्यादा वेवलेंथ होती है, अब उसके हम एकदम साइंटिफिक कॉज में नहीं जाएंगे, ठीक है, बस आप इसका रीजन ये लिख लें, राइट डाउन दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स may be different, for different wavelengths may be different, and it is experimental relation, so refractive index is inversely proportional to lambda। तो जिसका lambda जितना ज्यादा है उसके लिए refractive index उतना कम होगा। अब सोचो अगर दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होते तो लाइट में कोई बेंडिंग नहीं होती, क्योंकि लाइट को एक ही मीडियम जैसे दिखता तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ही जा रही होती। तो जिस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आ रहा है वो कलर ज्यादा डिविएट या ज्यादा बेंड करेगा ओरिजिनल पाथ से। तो आप देख लीजिए वेवलेंथ सबसे कम कौन से कलर की है, वेवलेंथ सबसे कम कौन से कलर की है फॉर वायलेट, एंड सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उल्टा हो जाएगा कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर के लिए सबसे ज्यादा आएगा और रेड कलर के लिए कम आएगा अमंग दो 7 कलर्स। इसलिए आप देख पा रहे हैं कि वायलेट कलर ज्यादा बेंड हुआ है फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ एंड रेड कम बेंड हुआ है। तो ये बात हम लिख लेते हैं। So you can write here the refractive index of a medium for violet color will be greater than refractive index of a medium for red color। बाकी कलर्स इनके बीच में फॉल करेंगे। ओके, वेल नाउ अब एक सिंगल रिफ्रैक्शन में ये एंगुलर स्प्लिटिंग बहुत कम होती है, ठीक है। जैसे लाइट फॉर एग्जांपल एयर से ग्लास में जा रही है ना, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी, पर वो स्प्लिटिंग इतनी कम होती है कि उसे हम ढंग से ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते। ऑलराइट, तो उसे ऑब्जर्व करने लायक बनाने के लिए इसके लिए अपन यूज करते हैं प्रिज्म। तो प्रिज्म जो बेसिक पर्पस था उस ज्योमेट्री का वो यही था, टू ऑब्जर्व दिस फिनोमेना ऑफ डिस्पर्शन। ओके, तो अब अपन बात करेंगे डिस्पर्शन थ्रू थिन प्रिज्म। उससे पहले एक बात और समझ लेते हैं कि व्हेन व्हाइट लाइट पासेस फ्रॉम ए पैरेलल स्लैब तो क्या कोई डिस्पर्शन होगा वहां पे, समझते हैं। और डिस्पर्शन सिर्फ रेयरर से डेंसर में जाते टाइम नहीं होता, ठीक है। डिस्पर्शन कहां से कहां भी होगा, जहां भी रिफ्रैक्शन हो रहा होगा वहां डिस्पर्शन होगा। ओके, सो इसे आप नोट में लिखिएगा
कि जब व्हाइट लाइट किसी पैरेलल स्लैब पे इंसिडेंट करती है तो क्या होगा। सो हियर दिस इज व्हाइट लाइट, ये आपका नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ है। आप इतना तो समझ चुके हैं कि जो फाइनल रे आएगी वो इसके पैरेलल आएगी, ठीक है। बट यस, फर्स्ट यहां पे आपका कुछ रिफ्रैक्शन होगा, सो रेड कम बेंड करेगा ओरिजिनल पाथ से, और जो वायलेट कलर है वो थोड़ा ज्यादा बेंड करेगा। यू कैन अंडरस्टैंड, ओके। अब ये कलर्स यहां भी क्या करेंगे, रिफ्रैक्ट। सो व्हेन दे रिफ्रैक्ट फ्रॉम हियर दे गोज लाइक दिस, away from normal. So what happens, इनके बीच में ये जो एंगल आता है, एंगुलर स्प्लिटिंग है, वो जीरो आ जाती है, ओके। सो एक पैरेलल स्लैब जो है वो कोई डिस्पर्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। ये एक और बढ़िया प्रूफ है कि दो बाउंड्री जब पैरेलल है तो वहां डिस्पर्शन कितना आ रहा है, आपको जीरो आ रहा है। तो हम जब उनको किसी एंगल पर रख देंगे देन दे कैन प्रोड्यूस सम सिग्निफिकेंट डिस्पर्शन, ओके। अब बात करते हैं अपन डिस्पर्शन फ्रॉम थिन प्रिज्म। डिस्पर्शन फ्रॉम थिन प्रिज्म। अब थिन प्रिज्म में डिविएशन फॉर्मूलेज आपको पता ही है। डिविएशन इज इक्वल टू एन रिलेटिव माइनस 1 इंटू ए, so suppose we have a thin prism, ठीक है, and the ray is incidenting, this is white light। तो फिर यहां पे क्या होगी, सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, लेट्स मेक इट ब्लैक। मान लेते हैं एज यूजुअल ये रेयरर है, प्रिज्म डेंसर है, उस हिसाब से मैं डायग्राम बना रहा हूं, और ये बाहर रेयरर है, तो कौन सा कलर कहां मिलेगा ये भी आप समझ सकते हैं। तो कम डिविएशन किसके अंदर होगा, रेड के अंदर। तो ये है आपका ओरिजिनल पाथ ऑफ रे, this is original path of ray, so the color red will suffer less deviation and violet will suffer more deviation। same way from here red वापस से deviate तो होगा पर कम होगा, so it will be on the top and here it will be like this, okay। अब यहां पे रख दीजिए आप स्क्रीन, सपोज यू हैव ए स्क्रीन हियर, दिस इज स्क्रीन, सो यू कैन सी द डिफरेंट स्पॉट्स और डिफरेंट बैंड्स ऑफ लाइट हियर। ये किया जा सकता है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ऊपर क्या दिखेगा आपको, रेड, नीचे वायलेट। अब एक और लाइन बना दे रहा हूं मैं करस्पॉन्डिंग टू द येलो which is for mean deviation, ठीक है। येलो के डिविएशन से हम डिविएशन ऑफ व्हाइट लाइट कंसीडर किया करेंगे, सो हियर इज येलो समवेयर हियर, ओके। ये ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट आपको दिख ही रहा है, तो आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स दिखा सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इज डेल्टा ऑफ रेड, ओके, देन हियर इट इज डेल्टा ऑफ येलो and then we have delta of violet। तो जो एंगुलर स्प्लिटिंग हम देख पा रहे हैं फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज कॉल्ड द डिस्पर्शन, थीटा, एंगुलर डिस्पर्शन। सो थीटा एज यूजुअल वी हैव डेल्टा v minus delta r and delta m is delta y, which is now I will express in terms of refractive index here। मान लीजिए इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर कलर के लिए अलग अलग आएगा, okay। So
यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फॉर से violet color is NV and red color it is NR and yellow and Y. So this prism will have different refractive index for different wavelength, इसीलिए अलग अलग बैंड हो रही है. तो फिर deviations इन जनरल क्या होता है, डेविएशन ऑफ ए थिन प्रिज्म होता है आपका n रिलेटिव माइनस 1 into a, and let us consider these are relative refractive index only. ठीक है, तो आप डेल्टा ऑफ रेड कैसे लिखेंगे, इट विल बी इक्वल टू n ऑफ रेड माइनस 1 into a. तो रेड कलर in a given medium will have different refractive index, yellow will have different, medium change हो जाएगा, refractive index change हो जाएंगे. So refractive index is not only the property of medium, that it is combined property of light and medium. Okay, so you can write it on the top of the page that refractive index of a medium is a combined property of medium and the light. It also depends on wavelength. Okay, so here this is delta R, you have delta of V क्या आ जाएगा आपके पास, NV minus 1 into A, डेल्टा ऑफ y क्या आ जाएगा आपके पास, ny माइनस 1 इंटू ए. यस, तो थीटा क्या आ जाएगा, डिस्पर्शन क्या आ जाएगा, डिस्पर्शन होता है आपका डेल्टा v माइनस डेल्टा r, सो यू विल गेट nv माइनस nr इंटू ए. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्पर्शन यू हैव फॉर थिन प्रिज्म. किस किस बात पर डिपेंड कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ प्रिज्म. थिन प्रिज्म में एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है. ठीक है, नाउ mean deviation delta m will be ny minus 1 into a. mean deviation is deviation of yellow color. अब यहां पे एक और टर्म डिफाइन किया जाता है, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर. डिस्पर्सिव पावर, इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा. ठीक है, अब ये कैसे डिफाइन होती है डिस्पर्सिव पावर, इट इज डिफाइंड एज डिस्पर्शन पर मीन डिविएशन. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्पर्सिव पावर, कि कोई भी सिस्टम में डिस्पर्शन कितना प्रोड्यूस हो रहा है और मीन डिविएशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है. तो यहां पे डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए थिन प्रिज्म, सो ओमेगा ऑफ थिन प्रिज्म निकालते हैं अपन, तो कितनी निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है अपने पास, दिस इज NV minus NR into A divided by NY minus 1 into A. So it is equal to NV minus NR divided by NY minus 1. Okay, so for thin prism this is the dispersive power. Okay, अब डिस्पर्सिव पावर आपको क्या भी बता देती है कि सपोज इफ आई वांट लेसर डेविएशन, तो ऐसे सिस्टम्स हम प्रेफर करेंगे जिनमें डेविएशन कम हो और डिस्पर्शन ज्यादा हो. सो ओवरऑल बैंडिंग कम हो रही है पर कलर्स में स्प्रेड की जो है वो ज्यादा है. ओके, तो उन सिस्टम्स की डिस्पर्सिव पावर क्या होगी, ज्यादा होगी. अब आप देख सकते हैं NV माइनस NR डिवाइडेड बाय NY माइनस 1. तो यहाँ पे जो ओमेगा है ये आपको लिखना है. ठीक है, पहले नोट कर लीजिए पूरा, फिर ओमेगा के नीचे लिखिए डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए थिन प्रिज्म only depends on refractive index, only depends on refractive index. मतलब मैं अगर उसी मटेरियल के अलग अलग एंगल्स के प्रिज्म बना लूं, उसे 2 डिग्री का एक प्रिज्म है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, 6 का है, डिस्पर्सिव पावर क्या आएगी उनकी, सेम आएगी, बट होना क्या चाहिए, थिन प्रिज्म. ओके, दो कॉम्बिनेशन यूज करते हैं अपन यहाँ पे. एक कॉम्बिनेशन कहलाता है आपका डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, इसको बोलते हैं एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन. एक्रोमेटिक मतलब क्रोमेटिक का सेंस होता है, क्रोमेटिक होता है कलरफुल, एक्रोमेटिक मींस कलरलेस. तो एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है, जिसमें कि कोई डिस्पर्शन ना हो रहा हो बट यू वांट डेविएशन. ठीक है, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन.
दूसरा कॉम्बिनेशन आता है डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन। तो उसमें डिस्पर्शन हो रहा है पर डिविएशन नहीं हो रहा है, उसे बोलते हैं डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं डिफरेंट डिवाइसेस में। ओके, तो लिखिए कॉम्बिनेशन ऑफ थिन प्रिज्म्स, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन प्रिज्म्स। अच्छा, ये आपने कभी देखा होगा लेंसेज के केस में भी ये होता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट की इमेज कैप्चर करना चाह रहे हैं कैमरे से, और आप देख रहे हैं कि बीच में आपको रेनबो जैसा फोटोग्राफ में आ गया है ना, कलर्स दिख रहे हैं उसमें, ग्रीन, येलो, वायलेट, ये कलर्स आपको दिखाई दे रहा है वहां पे। तो ये क्यों हो जाता है? क्योंकि आपका जो कैमरे का लेंस है वहां हो तो रिफ्रैक्शन ही रहा है, और वो रिफ्रैक्शन में जो व्हाइट लाइट है वो अपने कंपोनेंट्स में क्या हो गई, डिवाइड हो गई। तो आप क्या चाहते हैं, एक अच्छा कैमरा क्या है कि वो ट्रू कलर कैप्चर करे, है ना, ऑब्जेक्ट का जो कलर है वही कैप्चर करे, उसे एक्स्ट्रा कलरफुल ना बनाए। तो उसके लिए आप लेंसेज के साथ साथ क्या भी यूज करते हैं, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स। ठीक है, हालांकि एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का भी होता है, बाद में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, सो इट इज नॉट ऑलवेज डिजायरेबल कि लाइट अपने कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो। अब पहला कॉम्बिनेशन है, इट इज डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन। ठीक है, इसे बोलते हैं अपन डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन। इसका दूसरा नाम है डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन, मतलब यहां डिस्पर्शन नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं एक्रोमेटिक। डायरेक्ट विजन दूसरा है, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन मतलब नो कलर्स, आप ऐसे ध्यान रख लीजिए। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, हम दो प्रिज्म्स यूज करते हैं और उनका ओरिएंटेशन अपोजिट रखते हैं, ताकि एक प्रिज्म में, आपको पता है एक प्रिज्म जो है वो अपने बेस की तरफ वायलेट को रखता है और बेस से ऊपर क्या रखता है, रेड को। तो आप इसके लिए देखेंगे फर्स्ट प्रिज्म के लिए, तो ये नीचे की तरफ वायलेट और उसके ऊपर रेड, और ये क्या करेगा, नीचे की तरफ इधर वायलेट और इधर रेड, तो उल्टा हो जा रहा है ना, रेड ऊपर वायलेट नीचे, वायलेट ऊपर रेड नीचे, तो कैंसिल आउट कर सकता है ये। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने दो प्रिज्म्स उठा लिया, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स A1 एंड A2 हैं, और एंगल ऑफ प्रिज्म A1 एंड A2 हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेस्पेक्टिव कलर्स NV1, NR1 एंड NY1, और यहाँ पे NV2, NR2 एंड NY2। ठीक है, अब हम फाइंड करना चाहते हैं, मान लेते हैं कि दिस इज नोन टू अस, दीज आर नोन, और चलिए A1 भी मुझे पता है, और मैं A2 को फाइंड करना चाहता हूं। मतलब क्वेश्चन क्या है, यू नो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ द कलर्स फॉर दीज टू मटेरियल्स एंड यू वांट टू मेक achromatic combination out of it, then what the value of the second prism angle you should pick so that it behaves as achromatic combination। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, फॉर्मूला बेस्ड है, सीधा सीधा आप सबसे पहले डेविएशंस लिख लें। तो फर्स्ट का जो डेविएशन आएगा वो कितना आएगा आपके पास, मीन डेविएशन की बात करेंगे तो डेल्टा मीन्स मीन डेविएशन, सो इट विल बी इक्वल टू NY1 माइनस 1 इंटू A1, मीन डेविएशन दूसरे का NY2 माइनस 1 इंटू A2। फिर डिस्पर्शन की बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट जो डिस्पर्शन करेगा θ1, इट विल बी NV1 माइनस NR1 इंटू A1, दूसरा जो करेगा वो NV2 माइनस NR2 इंटू A2। ये तो इंडिविजुअल निकाल लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, क्या नहीं चाहिए आपको, यहाँ पे डिस्पर्शन नहीं चाहिए, तो अपन थीटा नेट, जो कि इनके अलजेब्रिक समेशन के इक्वल आएगा, डेफिनेटली एक थीटा पॉजिटिव आना चाहिए, दूसरा थीटा नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, उसी के लिए अपन इस कॉम्बिनेशन का सा उल्टा रखते हैं, एक का बेस नीचे एक का बेस ऊपर। पर मैं जनरल सॉल्व कर रहा हूं तो मेरा जो A2 है वो माइनस ऑफ A1 इंटू समथिंग आ जाएगा, दैट सेज कि आपको उल्टा रखना है। सो θ1 प्लस θ2 क्या मिलेगा मुझे, इट विल बी NV1 माइनस NR1 इंटू A1 प्लस NV2 माइनस NR2 इंटू A2, दिस इज थीटा नेट। एंड एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का मतलब ही है कि आपको थीटा नेट कितना चाहिए, 0, such combination where dispersion is 0, so put it 0। so what is the value of this A2, you can write
A2 will be equal to minus of NV1 minus NR1 divided by NV2 NR2 into A1. So this is the angle of prism you should pick if you know refractive index of both the materials for these colors. Okay, minus just indicates the orientation should be opposite. अब इस केस में अपन टोटल डेविएशन निकाल लेते हैं, डेल्टा नेट है, उसे भी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, बट आप जानते हैं यहाँ डेविएशंस भी सब्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि जनरल कंडीशन में प्रिज्म लाइट को डेविएट अपने बेस की तरफ करता है, इसका बेस नीचे इसका बेस ऊपर है, तो एक क्लॉकवाइज करेगा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करेगा, दे विल सब्ट्रैक्ट एनीवे, बट A2 में हम ऑलरेडी माइनस पुट कर देंगे, सो आई एम एडिंग अलजेब्रिकली. सो डेल्टा नेट आप देख लीजिए क्या मिलेगा आपको, इट विल बी ny1 minus 1 A1 plus ny2 minus 1 A2. ठीक है, सो डेल्टा नेट इट इज इक्वल टू व्हाट इज ny1 वी हैव, अच्छा इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, A2 की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, A2 इज माइनस ऑफ NV1 minus NR1 divided by NV2 minus NR2 into A1. वेल तो अब मैं इसे अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग यह आपको मिलेगा डेल्टा नेट इज इक्वल टू, आप अगर ny1 minus 1 into A1 को कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर ये टर्म कुछ इस तरीके का बन जाएगा, लेट मी चेक, यस ओमेगा 1 by ओमेगा 2, दिस इज व्हाट यू विल गेट. ओके, सो इसको आप लिख सकते हो फाइनली कि जो टोटल डेविएशन है इट कम्स आउट टू बी मीन डेविएशन ऑफ द फर्स्ट प्रिज्म 1 minus ओमेगा 1 by ओमेगा 2. और ओमेगा वैसे भी डायमेंशनलेस नंबर है, ओमेगा इज डायमेंशनलेस क्योंकि जो डिस्पर्शन है वो भी एंगल है और आपका डिविएशन है वो भी एंगल है, सो डिस्पर्सिव पावर इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये लिख लेना, एंड इट इज आल्सो यूनिटलेस. अच्छा ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या है यहाँ पे, ओमेगा 1 इज सिंपली NV1 minus NR1 divided by NY1 minus 1 and omega 2 is NV2 minus NR2 divided by NY2 minus 1. This is your omega 2. Alright, now next combination, it is dispersion without deviation. So इतनी सारी बातें ऐसे ही रहेगी. Well, so right about second combination, it is dispersion without deviation. तो इसे बोलते हैं अपन डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन. थोड़ा थ्योरेटिकल सा पार्ट है ये, है ना, बट क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी तो हम छोड़ नहीं सकते. तो इसका मतलब क्या है डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन, नाम से ही समझ आ रहा है आपको कि आप ऑब्जेक्ट को उसी लोकेशन पे देखना चाहते हैं जहां पे वो है. सो आई डोंट वांट टू डेविएट लाइट बट आई वांट टू डिस्पर्स. सो कुछ नहीं करना है इसमें, आपको क्या जीरो करना है, यू नीड टू इक्वल डेल्टा नेट इक्वल टू 0. ठीक है, तो आप यहाँ पे डेल्टा नेट वही जैसे पहले लिखा था लिख लीजिएगा, इट विल बी डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, सो ny1 minus 1 into A1 plus ny2 minus 1 into A2, put it equal to 0. तो आपको A2 जो अननोन है मिल जाएगा माइनस ऑफ ny1 minus 1 and y2 minus 1 into A1. सो एक ये आपके लिए फॉर्मूले के ऐसे काम करेगा कि इफ यू नो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन यू कैन फाइंड एंगल ऑफ द सेकेंड प्रिज्म. दूसरा टोटल डिस्पर्शन थीटा नेट थीटा 1 प्लस थीटा 2, इसमें अगर आप पुट करते हैं तो आपको वही मिलता है NV1 माइनस NR1 इंटू A1 प्लस NV2 माइनस NR2 इंटू A2. A2 आप यहाँ पुट करते हैं एंड देन यू सॉल्व. सो आफ्टर सॉल्विंग उसी टर्म में आप एक्सप्रेस कर दीजिए इसे, डेल्टा आप कॉमन निकाल लेंगे तो आपको ये इस तरीके से
मिल जाएगा आफ्टर सॉल्विंग। ठीक है, यू पुट A2 हियर। तो इसे आप याद रख लीजिएगा, डेल्टा 1 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, दिस इज योर नेट डिस्पर्सन व्हेन डेविएशन इज 0 इन द कॉम्बिनेशन। एंड पुराना फॉर्मूला आपको याद ही होगा, इट वाज डेल्टा 1 1 माइनस ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2, और वो कब आता है आपका, जब एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन हो रहा हो। ठीक है, सो रिमेंबर दिस रिलेशंस। नाउ वील सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस हियर। लिखिए, two thin prisms are combined to form achromatic combinations. Find angle of prism of second prism if A1 first prism angle is 4 degree, and for first prism I am giving you this information, like NR1 it is 1.35, NV1 it is 1.42, and Y1 it is 1.40, and for second prism NR2 it is given as 1.7, then and Y2 it is given as 1.8. So these are the numbers we are given, and you need to find A2 such that it is achromatic combination. इजी है एकदम। ठीक है, तो आप सब कुछ भी भूल गए तो भी आप लिख सकते हैं कि एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन मतलब नेट थीटा 0 होना चाहिए। ठीक है, तो आप दोनों के थीटा आराम से लिख सकते हैं, NV1 माइनस NR1 इंटू A1 प्लस NV2 माइनस NR2 इंटू A2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप फटाफट A2 निकाल सकते हैं, NV2 माइनस NR2 डिवाइडेड बाय NV1 माइनस NR1 इंटू A1 विद द माइनस, सॉरी 1 ऊपर आएगा और 2 नीचे। वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आफ्टर सॉल्विंग द एंगल यू विल गेट माइनस ऑफ 1.4, माइनस इंडिकेट्स सिंपल कि ओरिएंटेशन अपोजिट होना चाहिए। आपको ये भी बताना है, फाइंड नेट डेविएशन इन दिस केस डेल्टा नेट। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया है, इन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन नेट डेविएशन इज 1 माइनस ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2, पर ये फॉर्मूला यहाँ यूज करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आपको ओमेगा 1 और ओमेगा 2 अलग से पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे ज्यादा अच्छा है कि आप सिंपल फॉर्मूले से चले जाएं डेल्टा नेट के, और वो सिंपल फॉर्मूला क्या है आपके पास, इट इज डिविएशन ऑफ द फर्स्ट, मींस मीन डिविएशन ही ऐड करोगे आप, प्लस एंड y2 माइनस 1 इंटू A2। अब आपने यहाँ पे प्लस यूज किया है, तो फिर आप A2 को प्रॉपर साइन के साथ रखिए वहां पे। ठीक है, तो आप नंबर्स वगैरह पुट कर देंगे, तो सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए कि आप A2 को साइन के साथ रख रहे हैं। तो एक बार के लिए मैं वैल्यूज रख दे रहा हूँ, -4 डिग्रीज प्लस एंड y2 इट इज 1.8 minus 1 into, I'll write minus of 1.4 here, minus of 1.4 here, and after solving I'll get this deviation as 0.48 degrees. ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, आफ्टर सॉल्विंग यू विल हैव 0.48 डिग्रीज। वेल, सो चलिए एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, और इसे आप खुद से करके बताइएगा मुझे। लिखिए, a crown glass prism of angle 5 degree is to be combined with a flint glass prism in such a way that the ray goes undeviated finally. Find, एक पार्ट आपको फाइंड करना है, एंगल ऑफ फ्लिंट ग्लास प्रिज्म if it is given you that for crown glass NR, refractive index for red, it is 1.8, and
and V, refractive index for violet color, 2.2. 2.2. सिमिलरली फ्लिंट ग्लास के लिए दिया गया है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड 1.5, refractive index of red 1.5 and refractive index of for violet 1.7. 1.7. तो आपको फाइंड करना है एंगल ऑफ फ्लिंट ग्लास. सेकेंड पार्ट, ऑल्सो फाइंड net dispersion if white light passes through this combination. If white light passes through this combination. Okay, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसे. ट्राई. That's it for today. Thank you.